हेलो स्टूडेंट्स। तो मार्च 24 बोर्ड एग्जामिनेशन की इस अकाउंट्स की गाला सॉल्यूशन की सीरीज में हम एक और वीडियो लेके आए हैं जहां पे हम सेक्शन डी को टेकअप करने वाले हैं। ये सब बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, फर्स्ट चीज़, अगर आपने स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से पूरे पेपर को ड्रिल डाउन करना है, किस तरीके से आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन से चैप्टर आप छोड़ सकते हो, मतलब आप थोड़ा सा कम ध्यान दो तो भी चलेगा। तो वहाँ पे सेक्शन डी में आपका पेपर पैटर्न इस तरीके से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 5, मतलब 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। तो हमने स्ट्रेटेजी क्या बनाई थी कि हम गुडविल के दोनों क्वेश्चन करेंगे 37 और 38। तो 2 क्वेश्चन तो हमारे हो गए, 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए कि हम गुडविल के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो वो आप कौन सा अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज आप रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर जो है वो, दूसरा आपके पास है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपैरेटिव और कॉमन साइज, और तीसरा आपके पास ऑप्शन है कैश फ्लो, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी एक एनी वन चैप्टर आप कर लोगे तो आपका गुडविल के 2 क्वेश्चन प्लस एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम 3 चैप्टर्स आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट ये किया है कि आप कंपैरेटिव और कॉमन साइज करो, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इजी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, कम दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो आप ये कर सकते हो। बट अगर कोई ऐसा चाहे कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज मुझे नहीं करना है, या फिर आप सोच रहे हो कि कुछ खराब क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, गुडविल का कोई बेकार क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, एक प्लान बी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास कैश फ्लो है और रेशियो एनालिसिस है। तो आज की इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन को टेकअप करेंगे। अब रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे रेशियोज हैं, बट हमको इसमें से कुछ स्पेसिफिक रेशियोज ही करने हैं। क्यों? क्योंकि हम प्लान बी के तहत जा रहे हैं, तो प्लान बी के अंदर 100% कवरेज करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत रेशियो का कर लो, थोड़ा बहुत कैश फ्लो का कर लो, तो आपको अगर कभी फंस जाए कोई क्वेश्चन तो आप इजीली उससे बाहर निकल सकते हो। एग्जाम में आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चैप्टर छोड़ा तो हमने पूरा नुकसान कर दिया। आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 2 गुडविल के क्वेश्चन है, साथ साथ में इन तीनों में से कुछ क्वेश्चन ये हमने 100% किया है, ये हमने 100% किया है, बट ये हम 50% तो करके जाए तो हमारे पास एक प्लान भी रहे। तो इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कैश फ्लो के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, सो दैट आपको एग्जाम में आसानी रहे। तो बात करते हैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर की। तो यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरी में रेशियोज पूछते हैं। पहले होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, और चौथा होता है हमारा एक और टाइप का रेशियो है टर्नओवर रेशियो बेसिकली। तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रॉफिट पे बेस्ड है, दूसरा लिक्विडिटी, ठीक है, जहाँ पे आपका कैश, बैंक वगैरह का बैलेंस दिखाया जाता है, करंट एसेट वगैरह देखी जाती है। तीसरा है आपका सोल्वेंसी, जहाँ पे आपका इक्विटी, डेट इसके रिलेटेड है, और चौथा आपका आता है टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो ये चारों में से आपको कुछ रेशियोज करके जाने हैं। जैसे लिक्विडिटी में 2 ही रेशियो है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ठीक है, करंट और क्विक या फिर लिक्विड, ठीक है, इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। तो ये दोनों करके जाना है, इनका फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछते हैं ये लोग, ठीक है, हर दूसरे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, और भी है 2, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। तो वो बहुत थोड़ा ट्रिकी है, तो वो हम नहीं करेंगे। सोल्वेंसी रेशियो में डेट टू इक्विटी, ठीक है, और भी कई सारे रेशियोज है, पर कम पूछते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। टर्नओवर रेशियो में 2 रेशियो ये इनके पास, डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 रेशियोज अगर हम कर लेंगे तो हमारा एक प्लान भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब गाला के क्वेश्चन पेपर में शायद ये टर्नओवर रेशियोज नहीं है, तो मैं अपनी टेक्स्ट बुक में से 1-2 क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा। करंट रेशियो, क्विक रेशियो इन्होंने पूछा ही बार-बार, तो गाला के क्वेश्चन पेपर में भी ये है। नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये दोनों भी है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी है। तो ये हम करेंगे गाला में से, और ये कर लेंगे हम लोग बुक में से, ठीक है। तो आपको बुक का भी रेफरेंस दे दूंगा, गाला का कौन सा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं वो भी आपको रेफरेंस दे दूंगा। तो ये प्लान बी के हिसाब से हम थोड़े बहुत रेशियो इसके
कर लेते हैं। तो हम रेशियो वाइज जाते हैं। सबसे पहले हम एक रेशियो समझ लेते हैं, उसके बाद उसके जितने भी सम्स गाला में है वो कर लेते हैं, फिर हम दूसरे रेशियो पे जाएंगे और वो वाले पेपर्स करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे पीछे जाएंगे, जिग जाएंगे। जैसे उठाते हैं लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, या करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो उसके जितने भी 3 या 4 पेपर जहाँ पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सोल्व कर लेंगे। फिर हम नेट प्रॉफिट रेशियो उठाएंगे, उसके सारे सम कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो है क्या? करंट रेशियो, और दूसरा है लिक्विड रेशियो, इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला करंट रेशियो क्या है? करंट असेट्स डिवाइडेशन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट में क्या क्या आता है? करंट एसेट में सबसे पहले आपका आता है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कह सकते हैं, आपके डेटर्स आते हैं, आपके बिल्स रिसीवेबल आते हैं, ठीक है, आपके कैश और बैंक आ जाएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो सब भी आ जाएंगे। इसके साथ साथ करंट इन्वेस्टमेंट ये भी आ जाएंगे, ठीक है। और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? स्टॉक तो होगा नहीं, डेटर्स की जगह क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल की जगह बिल्स पेएबल, यहाँ पे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस की जगह पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी शॉर्ट टर्म लोन हो सकती है, आपने शॉर्ट टर्म लोन ली है तो हो सकती है। तो ये तो हो गया आपका करंट एसेट, ये हो गया करंट लायबिलिटी। आपको ये डेटा देंगे, आपको ये डेटा देंगे, आपको समेशन करना है और आंसर निकालना है। बात करते हैं लिक्विड रेशियो की। फॉर्मूला क्या है? आपकी लिक्विड एसेट ली जाती है, क्या? लिक्विड एसेट डिवाइडेशन में करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये तो शेयर रहने वाला है, ठीक है। लिक्विड एसेट में क्या नहीं आएगा? सिर्फ स्टॉक नहीं आएगा, डेटर्स आएगा, बिल रिसीवेबल आएगा, कैश एंड बैंक आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट आएगा। मतलब आपको स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा पेपर नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 40 ऑन पेज नंबर 38। यहाँ लिख रहा हूँ मैं पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 38, ठीक है। पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है हमें। इंफॉर्मेशन क्या देनी है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये करंट एसेट है, डेटर्स ये भी करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, स्टॉक करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट है। तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड की सारी आइटम्स करंट एसेट है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टैक्सेशन प्रोविजन, ऑल 4 आर क्या है? ये चारों चार क्या है हमारी? ये करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। टैक्सेशन प्रोविजन भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कोई टैक्सेशन प्रोविजन क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपका जो पे करना बाकी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले करंट रेशियो लिख लेते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में आपको क्या क्या लेना है? सारी चीजें सबका अगर टोटल करेंगे 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1 लाख, सारी चीजें ले लेनी है 6 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 80,000 4,60,000। तो 6 लाख डिवाइड बाय 4,60,000 आपका आया है 1.304। ये आपका आया है करंट रेशियो। अब बात करते हैं लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, देखो आपको करंट एसेट नहीं लेना है, आपको लेना है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट में क्या क्या लिया जाएगा? देखो हमको 1,80,000 लेना है, यस, डेटर्स लेना है, बिल रिसीवेबल 60,000 लेना है, स्टॉक नहीं लेना, सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे 1 लाख। तो आपका लिक्विड एसेट कितना है? 4,60,000। और यहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और टैक्सेशन प्रोविजन, ये चारों चार चीजें लेनी है। मतलब ये एग्जैक्टली आएगा 4,60,000 आपका 1 आया। इसको आप इस तरीके से डिनोट करते हो 1.30:1 और 1:1। तो ये आपका आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 40 ऑन पेज नंबर 8। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 40 ऑन पेज नंबर 8।
वो भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला है। देख लेते हैं क्या क्या डेटा दे रखा है। स्टॉक करंट एसेट है, डेटर्स करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट, फर्नीचर इज नॉट अ करंट एसेट, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी देखा था हमने। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, बैड डेट रिजर्व, ये आपको डेटर में से माइनस कर देना है, मतलब आपकी करंट एसेट उतनी कम हो जाएगी। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, ये करंट एसेट है। क्रेडिटर्स 2 लाख, ये मेरी करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी मेरी करंट लायबिलिटी है। हमें बोला है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट की थोड़ी गिनती देख लेते हैं। करंट एसेट में सबसे पहले स्टॉक लेना है, मान लीजिए 3 लाख, प्लस आपको डेटर्स लेना है, पर डेटर लेते टाइम ध्यान रखना है आपको साथ ही साथ बीडीआर जो कितना है 20,000 वो माइनस कर देना है, इसको भूलना नहीं है, ये साथ में माइनस होगा। उसके बाद आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,20,000। उसके बाद आपका बिल्स पेबल लायबिलिटी है तो डिनोमिनेटर में आएगा। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 75,000, बैड डेट रिजर्व हो गया। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, तो मेरी करंट एसेट होगी। करंट लायबिलिटी में आपको सबसे पहले लेना है बिल्स पेबल 60,000 प्लस शॉर्ट टर्म लोन प्लस क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो टोटल करते हैं 3 लाख प्लस 250 माइनस 20 प्लस 120 प्लस 75,000 प्लस 60,000। टोटल करंट एसेट आपकी आई है 7,85,000। करंट लायबिलिटी में प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000, टोटल है 3,50,000। आंसर निकालते हैं 7,85,000 डिवाइड बाय 3,50,000 का आंसर आया है 2.24:1। ये आपका है करंट रेशियो। अब बात करते हैं लिक्विड रेशियो की। फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी सेम आने वाला है कितना 350, बट करंट एसेट में से कुछ चीजें कम हो जाएगी, वो बन जाएगा करंट या लिक्विड एसेट। स्टॉक नहीं लेना है, मतलब आपका जो स्टॉक का फिगर है वो नहीं लेना है, तो स्टॉक को छोड़कर आपको 250 लेना है डेटर्स का माइनस 20,000 बीडीआर का, ठीक है। प्लस आपको कैश लेना है 120 प्लस आपको बिल्स रिसीवेबल 75,000 लेना है और आपको प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेना, तो वो नहीं लिया हमने, तो सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब हम निकाल लेते हैं 250 माइनस 20 प्लस 120 प्लस 75,000। आपका 4,25,000 आया है डिवाइड बाय 3,50,000, आपका आंसर आएगा 4. आपका आंसर आएगा 1.21:1। ये आपका लिक्विड रेशियो का आंसर है। तो यहाँ पे हमारे करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो के 2 सम पेपर 1 और पेपर 5 में हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चन, जो आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दे रखा है और हम बुक में से फिर टर्नओवर रेशियोज भी ले लेते हैं थोड़े। ओके, तो अब हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 2 रेशियोज हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो। एक और रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, पर वो थोड़ा सा ट्रिकी है तो वो हम नहीं कर रहे। ज़्यादातर पूछने के चांसेस ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, आपको लेना है ग्रॉस प्रॉफिट, उसको डिवाइड करना है सेल्स से। अब देखो सेल्स भी कौन सा, नेट सेल्स इनटू 100। यहाँ पे ग्रॉस की जगह क्या आएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब बात करते हैं नेट सेल्स क्या है। तो नेट सेल्स तो सिंपल है, आपको लेना है सेल्स माइनस आपकी जो भी सेल्स रिटर्न्स हो वो माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट सेल्स। तो फर्स्ट चीज तो हो गई। दूसरी चीज ग्रॉस प्रॉफिट क्या है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है नेट सेल्स, उसमें से आपको कुछ चीजें माइनस करनी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने जो भी सामान बेचा है उसका कितना कॉस्ट लगा वो माइनस कर दो। आप
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ले लो, साथ साथ में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये भी माइनस कर देना है। ये दोनों चीज़ें माइनस कर दोगे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आपने जो मटेरियल यूज़ किया है वो, और आपका जो मेन जो खर्चा है बिजनेस का वो माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सारे खर्चे लेने हैं, एक फाइनेंस एक्सपेंस नहीं लेना है आपको। ठीक है, फाइनेंस एक्सपेंस को छोड़कर सारे ही खर्चे लेने हैं, फाइनेंस एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब फाइनेंस और इंटरेस्ट दोनों एक ही तरह का एक्सपेंस होता है, तो वो आपको नहीं लेना है। इसके अलावा सारे खर्चे आप ले लोगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो और एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फाइनेंस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट में कुछ नहीं करना है, आपको सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर देने हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्स, सब कुछ माइनस करके जो बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो वो ज़्यादा दिमाग लगाए बिना आपको ये सारे खर्चे माइनस कर देने हैं। अब जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हो तो आपको अदर इनकम नहीं लेनी, और यहाँ पे आपको सेल्स के साथ अदर इनकम भी लेनी है। यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो नहीं लेनी, यहाँ पे सारी इनकम्स लेनी है। ठीक है, तो चलिए सवाल सॉल्व करते हैं फटाफट। तो आपको पेपर 2 पेज नंबर 15 यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या डेटा है देखते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स 1550, सेल्स रिटर्न 15। तुरंत हमको मालूम पड़ गया हमारा नेट सेल्स कितना है 15 लाख। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, आपको परचेज दे रखा है, आपको परचेज के एक्सपेंस दे रखे हैं, आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना रह गया, आपको ये चारों चीज़ें, ओपनिंग स्टॉक मतलब आपके पास शुरुआत में कितना स्टॉक था, प्लस आपने परचेज किया 8 लाख का, प्लस आपने 40,000 परचेज पे खर्चा किया, और उसमें से अगर माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपने साल के दौरान कितना मटेरियल कंज्यूम किया। तो हमारा एक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है और हमें कुछ नहीं दे रखा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चाहिए, मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आपको लेना सेल्स, वो भी कौन सा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, नेट सेल्स आपको दे रखा है 10 लाख का, 15 लाख का सेल है, 50,000 का रिटर्न है, तो आपका 15 लाख नेट सेल्स है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालते हैं? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में COGS इज इक्वल टू आपको लेना है ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है परचेज प्लस परचेज के खर्चे, ये टोटल कुछ फिगर आएगा, उसमें से आपको माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको जो मिलेगा फिगर उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 1,60,000, हमने परचेज किया है 8 लाख रुपए का, प्लस हमने परचेज पे खर्चा किया है 40,000 का, तो टोटल हो गया हमारा 10 लाख। उसमें से मेरे पास अभी भी स्टॉक बचा हुआ पड़ा है कितना, 1.5 लाख का, 150 का। तो मेरा जो सामान बिका है उसका, जो सामान मैंने बेचा है, द गुड्स विच आई हैव सोल्ड इज कॉस्टिंग ₹8,50,000, वो माइनस कर देते हैं यहाँ से 850। तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया, व्हाट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट मेरा हो जाएगा 6,50,000 रुपीज। अब ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूला को रखते हैं, ऊपर लेना है ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे लेना है नेट सेल्स विच इज 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरा जीपी रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आया, 6,50,000 डिवाइड बाय 15 लाख इनटू 100। माय ग्रॉस प्रॉफिट इज 43.33%। तो यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन था और इसके बेस पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो के सम के बाद अब नेट प्रॉफिट रेशियो के एक सम कर लेते हैं, जो हमें दे रखा है पेपर नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ पेपर नंबर 4। ये पेपर 2 का था। पेपर 4 में क्वेश्चन नंबर 40 ऑन पेज नंबर 31। इंफॉर्मेशन क्या है, हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, हमें परचेज दे रखा है, हमें परचेज का एक्सपेंस दे रखा है, हमें ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है, हमें इंटरेस्ट पेड दे रखा है, हमें डिप्रिसिएशन दे रखा है, सेल्स दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और इनकम टैक्स का रेट दे रखा है। तो देखो नेट प्रॉफिट में ज़्यादा सोचना नहीं है, मुझे सेल्स लेना है, सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं। तो एक्सपेंसेस माइनस करने में हमको एक एक्सपेंस डायरेक्टली अमाउंट में नहीं दे रखा, हमको सिर्फ परसेंटेज में दे रखा है। तो पहले क्या करते हैं, हम स्टेप वाइज जाते हैं।
पहले हम सेल्स ले लेते हैं, सेल्स में सारी इनकम्स ऐड कर देते हैं। तो हमारा वर्किंग कैसे होगा, हम लेंगे सेल्स प्लस अदर इनकम, तो हमारी सारी इनकम्स आ जाएगी। इसमें से हम सारे खर्चे माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे, सिर्फ टैक्स को माइनस करने से पहले, क्योंकि टैक्स हमें किस पे निकालना है, हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है उस पे टैक्स लगता है। तो हमें क्या करना है, सेल्स और सारी अदर इनकम ले लेते हैं। तो देखो सेल्स हमारा कितना है 8 लाख और 30,000 सेल्स रिटर्न है, तो मेरा नेट सेल्स कितना हो गया 7,70,000। ये कैसे आया, 8 लाख में से हमने 30,000 माइनस कर दिया। देखो अदर इनकम में मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास डिविडेंड रिसीव जो मेरी इनकम है कितनी 15,000 को ऐड कर देंगे, तो मेरी टोटल इनकम कितनी होगी 7,85,000। यहाँ से मैं सारे खर्चे माइनस करता हूँ एक एक करके, क्या क्या खर्चा करना है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने किया, कैसे किया, इस तरीके से। हमको क्या क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग में यहाँ साइड में करो, आपको ओपनिंग स्टॉक लेना है, प्लस आपको परचेज लेना है, आपको परचेज का खर्चा लेना है और माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कर देते हैं। आपका ओपनिंग स्टॉक है 70,000 रुपीज, आपका परचेज है 480, आपका परचेज एक्सपेंस है 30,000 रुपीज, टोटल करोगे 580 आएगा। उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे 70,000, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 5,10,000 रुपीज। ठीक है, 70,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज 480 प्लस परचेज का एक्सपेंस, तो आपने टोटल किया 580 माइनस आपने क्लोजिंग स्टॉक कर दिया 70,000। आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 5,10,000। इसमें से और भी जो खर्चे सब माइनस करते हैं, इंटरेस्ट जो कितना है 15,000, डेप्रिसिएशन जो कितना है 40,000, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस जो कितना है 50,000, उसके अलावा लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, ये भी लॉस है, खर्चा है, कितना है 10,000। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज़ अभी बची नहीं है, तो क्या करते हैं 785 में से ये सारी चीज़ें माइनस कर देते हैं। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 1,60,000, माइनस करेंगे 30% टैक्स। ठीक है, 48,000 आपका टैक्स आया। आपका नेट प्रॉफिट कितना है 1,12,000। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, आपको लेना नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू आपका सेल्स कितना, नेट सेल्स 770, माय डिनोमिनेटर विल बी 770 एंड न्यूमरेटर विल बी 1,12,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। आपका आंसर आया है 15.55%। तो यहाँ पे हमने करंट रेशियो, क्विक रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के सम्स कर लिए। अब हम एक सम और करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो बहुत सिंपल है, और दूसरे हम दो सम्स करेंगे जो टर्नओवर रेशियोज है, डेटर टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो हम ये चैप्टर फिनिश कर पाएंगे। चलिए, तो एक और क्वेश्चन जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है उसको समझ लेते हैं क्या है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। आपको ऊपर लेना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको शॉर्ट टर्म कहते हैं PBIT या फिर EBIT। ठीक है, जैसे हम यूज करते हैं, P मतलब प्रॉफिट, E मतलब अर्निंग, वो था सेम। उसके डिवाइडेशन में लेना है इंटरेस्ट, तो जो आंसर आएगा वो आएगा टाइम्स में। ठीक है, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट क्या करता है, तो आप ऊपर ले रहे हो आपकी अर्निंग, नीचे ले रहे हो आप इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आपकी अर्निंग है 100 रुपये और आप इंटरेस्ट दे रहे हो 10 रुपये, मतलब ये शो करता है कि आप आपके इंटरेस्ट के एक्सपेंस का 10 गुना कमा रहे हैं। तो ये एक सिंपल चीज़ है, जो बैंक्स वगैरह जो भी लोन देने वाला होता है वो देखता है कि इसकी कमाई कितनी है, ये इंटरेस्ट देने में कैपेबल है कि नहीं। तो ये रेशियो में
आपको इस तरीके से फॉर्मूला दिया रहता है PBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। तो इसका एक क्वेश्चन दे रखा है पेपर 6 में, तो हम कर लेते हैं पेपर 6 क्वेश्चन नंबर 40 ऑन पेज नंबर 46, पेपर 6 क्वेश्चन 40। इन्फॉर्मेशन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपको दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब PAT कितना 10,50,000, ठीक है। फिर आपको टैक्स का रेट दे रखा है 30%, टैक्स का जो रेट है वो 30% है, और आपको दे रखा है 10% लोन 50 लाख, 10% लोन 50 लाख, और आपको 4,50,000 जो टैक्स है वो दे रखा है कि आपने जो टैक्स भरा है वो कितना अमाउंट पे कितना भरा 450, और आपने लोन ली 10% की कितने लाख की 50 लाख की। तो हमें एक चीज़ मालूम पड़ गई कि हम 50 लाख की लोन पे 10% इंटरेस्ट मतलब 5 लाख में इंटरेस्ट भर रहे होंगे। अब कभी भी कुछ चीज़ समझ में ना आए, डेटा देख के समझ में ना आए, तो सबसे पहले देखो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला क्या है PBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। हमारे पास इंटरेस्ट है PBIT नहीं है, तो PBIT का थोड़ी सी चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। एक स्टेटमेंट है PBIT, इसका मतलब क्या होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। इसमें से जैसे मैं इंटरेस्ट माइनस करता हूँ तो बन जाता है PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से जैसे मैं टैक्स माइनस कर देता हूँ ये बन जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना चीज क्लियर है? हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1050, हमें टैक्स भी दिया है 450, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1050, टैक्स इज 450, तो इसमें से 4.5 लाख माइनस किया तो 10.5 आया, तो ये कितना होगा 15 लाख। ऑब्वियस चीज है। हमें इंटरेस्ट मालूम है क्या 5 है, मालूम है 5 है, तो अगर इसको वापस ऊपर जाएंगे तो 20 लाख आएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 20 में से 5 गया 15 का 30% 450 बचा 1050, मुझे चाहिए था ये PBIT, ले लेते हैं यहाँ पे 20। नेक्स्ट क्या आंसर आया 4 टाइम्स, मतलब जो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा है वो 5 लाख है, मेरा PBIT 20 लाख है, मतलब आई एम अर्निंग 4 टाइम्स देन माय इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट में हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो सबसे पहले समझते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और बात करते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की। डेटर्स क्रेडिटर्स, देखो डेटर्स हमें मालूम है, डेटर्स क्या होता है जिनको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं, दे आर माय डेटर्स, एंड द पर्सन फ्रॉम whom I purchase goods at credit are creditors। और टर्नओवर का मतलब भी हमें मालूम है क्या होता है सेल्स, ठीक है। देखो कोई भी टर्नओवर का रेशियो होगा ना वो ज्यादातर सेल्स के रिलेटेड ही होगा। फॉर्मूला क्या है देखते हैं, आपको एक फॉर्मूला करना है कैलकुलेट, जहां पे आप न्यूमरेटर में लोगे क्रेडिट सेल्स, यहां लोगे क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय, यहां पे लेना है आपको डेटर्स, यहां पे लेना है क्रेडिटर्स, पर जो डेटर्स लेना है वो लेना है एवरेज, जो क्रेडिटर लेना है वो लेना है एवरेज। ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ये भी इन्फॉर्मेशन देंगे। एवरेज डेटर्स क्या होता है आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास ओपनिंग में जो डेटर्स थे वो ले लो, प्लस आपके पास क्लोजिंग में जो डेटर्स थे वो ले लो, डिवाइड बाय 2 कर दो। और ये ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को कितने थे, 1 अप्रैल यानी 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, और इस साल के एंड में कितने हैं। डेटर्स के दोनों फिगर ले लो, दोनों को टोटल करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको मिल जाएगा एवरेज डेटर। इन द सिमिलर वे आप क्रेडिटर में भी ये कर सकते हो। ये काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास गाला में क्वेश्चन नहीं है तो मैं मेरे हिसाब से इमेजरी क्वेश्चन बना लेता हूँ। तो मुझे दे रखा है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। मुझे दे रखा है टोटल सेल्स 40 लाख रुपए, मुझे दे रखा है कैश सेल्स
दे रखा है 6 लाख, मुझे क्लोजिंग डेटर्स दे रखा है 4 लाख। अब मुझे पूछा कि आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो। ठीक है, कर लेते हैं। मेरा फॉर्मूला क्या है, मुझे चाहिए क्रेडिट सेल्स, भाई मुझे दे रखा है टोटल सेल्स, मुझे दे रखा है कैश सेल्स। भाई टोटल में से अगर कैश 15 है तो क्रेडिट कितना होगा, ऑब्वियस है 25 लाख। तो ये तरीका है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का। आपको डायरेक्टली क्रेडिट सेल दे सकते थे, पर वो चाहते हैं कि आप थोड़ा दिमाग लगाएं, तो टोटल सेल्स में से 15 लाख माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो कितना होगा, क्रेडिट सेल्स। ये भी हो सकता है कभी कभी आपको परसेंटेज दे देते हैं कि आउट ऑफ टोटल सेल्स 75% इज क्रेडिट या 25% इज कैश, तो आपको कुछ भी करके टारगेट क्या है, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपको एवरेज डेटर्स देना है। कैसे लेंगे, 6 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 2, 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाय 5 लाख, 5 टाइम्स मेरा डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है, 5 टाइम्स। एक और चीज, इसमें से एक और चीज पूछ सकते हैं, आपको पूछते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड जिसको मैं शॉर्ट में कहता हूँ ACP, क्या होता है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। आपको 360 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो लेना है। सिंपल, 360 डिवाइड बाय 5। आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड कुछ आ रहा होगा, 360 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 72, मतलब आपका हर डेटर ऑन एन एवरेज 72 डेज में पैसा देता है। तो ये कभी कभार पूछ सकते हैं। बात करते हैं इसकी, यहाँ पे भी आप थोड़ा इमेजिनरी क्वेश्चन बना देते हैं। आपका टोटल सेल्स जो है वो है, टोटल परचेज है ज़्यादा, वो है 60 लाख। आपका क्रेडिट परचेज जो है वो है 75%। ठीक, आपका ओपनिंग डेटर जो है वो है 8 लाख और आपका क्लोजिंग डेटर जो है $10 लाख। ठीक है, सॉल्व करते हैं। टोटल परचेज 60 है, क्रेडिट परचेज कितना है 75%, तो 75% कितना है 45 लाख। ये डेटर्स के लिए क्रेडिटर्स आएगा, सॉरी, प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे 9 लाख, कितना है 5 टाइम्स क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सेम एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारा रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है हमने 100% कवर नहीं किया है, पर हमने मेजॉरिटी चीज़ें कवर कर दी जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपका प्लान बी के हिसाब से आप इस चैप्टर को इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।